let's begin then. तो सबसे पहले तो let me introduce myself. I am Shivani Tiwari. I belong to Jabalpur, Madhya Pradesh, and I have secured All India Rank 294 in the UPSC Civil Services Examination 2024. This was my third attempt. पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू अपीयर किया था, so hence I've secured this rank. And I could not clear prelims in my first two attempts. In my first attempt, it was I missed the cutoff by 0.67 marks in the prelims, and then again could not clear prelims in second attempt. And this time, I could luckily clear all the three stages. Now, before we delve deep into this, सबसे पहले तो I want to congratulate and thank you. I want to extend my gratitude to UPSC Time platform, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके साथ कनेक्ट कर पाऊँ और आपके डाउट्स एड्रेस कर पाऊँ. और एक चीज़ पहले आपको एक मॉडस ऑपरेंडी बता देती हूँ. तो मेरे पास कुछ एक सर्टेन क्वेश्चंस हैं विच आई विल बी एड्रेसिंग फर्स्ट, और इसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, तो आई विल एड्रेस देम लेटर. ठीक है, चलिए. तो बिगिनिंग विथ मेरी यूपीएससी की जर्नी, वो मैंने आपको रफली बता ही दी है. इसके बाद अगर हम प्रिपरेशन में डायरेक्टली जाते हैं तो पहली चीज प्रीलिम्स हमारे सामने आती है. नाउ प्रीलिम्स इज समथिंग जो बहुत बड़ा बैरियर है यूपीएससी एग्जाम में, और इसके लिए मुझे भी बहुत परेशान होना पड़ा था. तो इसकी बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, एंड आई थिंक दैट वर्क्स रियली वेल. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड पीवाईक्यूज. तो जैसे हम देखते हैं स्टैटिक में कुछ एक बेसिक सोर्सेज होते हैं जो सारे ही टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, एंड नो मैटर हाउ मच आपको लगे कि दूसरी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, बट स्टैटिक इज द की इन यूपीएससी. अभी इस स्टैटिक के लिए हमें क्या करना है, तो जैसे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वन बुक और वन सब्जेक्ट, दैट वाज माय एजेंडा सिंस द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. तो जैसे मैंने अपनी बुक लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की हुई है, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें जैसे पॉलिटी के लिए बेसिक लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया या फिर फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए जो वो हिस्ट्री के एनसीईआरटीज क्लास 12th की, दोज आर रियली गुड सोर्स. फॉर एनवायरनमेंट आई फॉलोड शंकर आईएएस, एंड फॉर इकोनॉमिक्स आई फॉलोड मृणाल सर की नोट्स, और बाकी इसको फिर हमने करंट अफेयर से सप्लीमेंट किया था. तो ये बेसिक सोर्सेज हो गए प्रीलिम्स के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी इज यूजिंग द सेम सोर्स. तो आपको एक एज तब मिलेगा जब आपका इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड हो. तो इफ इट कम्स टू ज्योग्राफी, जैसे आप अगर पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं, यू विल एनालाइज बहुत सारे थीम्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं. जैसे यूपीएससी लव्स टू आस्क अबाउट क्लाउड्स, तो एवरी अदर ईयर यू विल फाइंड कि कुछ ना कुछ क्लाउड से रिलेटेड पूछ लेता है. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू रिपीट. तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. एंड हाउ डज दैट कम? इट कम्स फ्रॉम मल्टीपल रिविजन्स. तो जो भी आपके बेसिक सोर्सेज हैं, प्लीज ट्राई टू रिवाइज देम एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, और थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कीजिए, जिससे यू एक्चुअली डेवलप ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स. दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स. सेकेंड पार्ट इज पीवाईक्यू एनालिसिस. अभी पीवाईक्यूज में क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक दो बार देखने से उसके आंसर्स याद हो जाते हैं एंड वी मूव ऑन. बट पीवाईक्यूज की बहुत ज़्यादा डेप्थ है. एंड इफ आई हैव टू से कि एक ऐसी क्या चीज़ थी जिससे मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ और 1 बार हो गया, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है पीवाईक्यूज. आई थिंक दैट समबडी स्पैमिंग इन द मैसेज. प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट. आपके डाउट्स आई विल टेक. प्लीज लेट मी स्पीक. हाँ, तो पीवाईक्यूज का आई वाज टेलिंग, पीवाईक्यूज में पहली चीज होती है उसका नॉलेज पार्ट. नॉलेज पार्ट के लिए हमें क्या करना है कि लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज हम उठाएंगे और सारे पीवाईक्यूज को हम डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे. उसके अंदर जो भी लैंग्वेज यूज करी गई है, उसमें जो भी ऑप्शंस यूज करे गए हैं, देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस. इवन 2025 के एग्जाम में देयर वाज वन क्वेश्चन जो एग्जैक्टली पीवाईक्यू से रिपीटेड था. बहुत सारे थीम्स रिपीटेड थी, पर एग्जैक्टली रिपीटेड एक क्वेश्चन था. इफ आई माइट फाइंड इट, आई विल शेयर इट विथ यू ऑल. तो ये सारी चीजें होती हैं नॉलेज पार्ट ऑफ पीवाईक्यूज का. सेकंड होता है पीवाईक्यूज की लैंग्वेज. लैंग्वेज इन द सेंस हमने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया है. अभी क्या होता है कि इस एग्जाम में सब इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा इशू है. तो यूपीएससी क्या बोलने से क्या मीन कर रहा है, ये हमको पीवाईक्यूज के थ्रू ही पता चलता है.
फॉर इंस्टेंस आपने अगर PYQs देखे होंगे तो पॉलिटी के क्वेश्चंस में यू विल जनरली फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर. अभी नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आएगा कि प्रोवाइड्स फॉर मतलब क्या, बट इफ यू ऑब्जर्व इट ओवर द इयर्स यू विल रियलाइज प्रोवाइड्स फॉर मतलब जब एग्जैक्टली लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो इवन दो द स्टेटमेंट माइट बी ट्रू, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा है दैट मीन्स इट इज रॉन्ग. तो ये सारे हमको डेरिवेशंस लेने पड़ते हैं. इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले वी शुड सेट विद द PYQs एटलीस्ट 10 साल पुराने. हिस्ट्री में यू कैन गो एज बैक एज 2000s तक के, और सारे ऑप्शंस को एनालाइज करो. जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर साल ही पूछी जाती हैं, हर एवरी अदर ईयर इज आस्क्ड. तो ये चीज़ हम कर सकते हैं. इसके बाद में हर दिन जब 20-25 PYQs के साथ आप बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, किस लैंग्वेज में रिपीट हो रही हैं. तो वंस यू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज यू गेट इनटू द माइंडसेट. अगर कुछ पूछा जा रहा है तो क्या सोच के पूछ रहा है और कितना लॉजिकली वो चीज़ सही है. अगर और वो जो सारे टॉपर्स को हम बोलते सुनते हैं कि कॉमन सेंस, एक्चुअली देयर इज नो कॉमन सेंस. देयर इज नो कॉमन सेंस जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं. फाइन, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई. अब इसके बाद हम आ जाएंगे मेंस प्रिपरेशन पे. तो लाइक दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जब हमको मेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है. एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप जहाँ जहाँ पे एक एज ले सकते हो वो आपका काम करना होता है. तो जैसे इट ऑलरेडी 2 days, आई वुड से 3 days टू प्रीलिम्स इस बार. तो अभी स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिलिजेंटली फॉर मेंस. अब मेंस का प्रिपरेशन कैसा है, तो सिर्फ 2 फ्रंटियर्स हैं मेंस में प्रिपेयर करने के लिए. पहला है हमारा सिलेबस. तो यूपीएससी ने बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड किया है मेंस के लिए, और इसके साथ हम देखेंगे PYQs अगेन. और इसको हमें क्या करना होता है, जैसे मेरा अप्रोच ये था कि 1 year बिफोर दिस एग्जाम आई स्टार्टेड विथ मेकिंग माई नोट्स. तो सैडली मेंस के लिए हमारे पास एक कंसोलिडेटेड बुक नहीं होती है कि हम बोले GS1 तो ये बुक, ऐसा नहीं होता है. और हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल सोर्सेज से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. सो आई विल कम टू नोट मेकिंग लेटर, बट फिलहाल मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेबस के हर एक पॉइंटर के लिए गुड क्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं. अभी कॉम्प्रिहेंसिव कैसे, ये नहीं कि बुक सारी लिख लेनी है, बट कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि जो जो एस्पेक्ट्स PYQs में पूछे गए हैं उनके लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस मान लीजिए चोला आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है GS1 में. अभी हमको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में लिखा है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. तो आर्किटेक्चर वाले हिस्से से चोला आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया है. अभी वी विल सेट बैक एंड थिंक, या फिर हम नितिन सिंघानिया में जाके सर्च करेंगे कौन कौन से अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स होते हैं. तो देयर माइट बी गुप्ता आर्किटेक्चर, देयर माइट बी चोला आर्किटेक्चर एंड अदर थिंग्स. अब हमारा काम बनता है कि हम सफिशिएंट पॉइंटर्स निकाल लें उस टॉपिक से. फॉर इंस्टेंस अगर चोला आर्किटेक्चर है तो हम उधर से सफिशिएंट पॉइंट्स निकाल लेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, इसके क्या बेसिक फीचर्स थे, इसमें क्या चीज़ें थी जो दूसरे उसके कंटेम्प्रेरी से डिफरेंट थी. जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चन आता है ना, तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस देना, दैट गिव्स यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग और आपके आंसर्स को डिस्टिंक्ट बनाता है. तो ऐसे करके एवरी पॉइंटर ऑफ द सिलेबस वी हैव टू हैव आवर नोट्स. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ नोट्स बना के नहीं छोड़ सकते. तो इफ वी हैव टू स्कोर बेटर, हमारे हर एक आंसर के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे जिसको हम वैल्यू एडिशंस जनरली बोलते हैं, बट अगेन देयर हैज टू बी अ बैलेंस. तो पहला पार्ट प्रिपरेशन का हो जाएगा कि हम बेसिक नोट्स बनाएं और उसके बाद हम उसको सब्सटैंशिएट करते जाएं. तो फॉर करंट अफेयर्स आई थिंक न्यूज़पेपर हम जो भी फॉलो कर रहे हैं या जो भी हम मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, उधर से उस सेक्शन से रिलेवेंट कुछ भी चीज़ हमको मिलती है. तो वी हैव टू कीप एडिंग द सेम टू आवर नोट्स. और उधर से एक्चुअली हमारे पास जो एट द एंड ऑफ इट जो नोट्स बनेंगे वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे. इसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसके मॉडल आंसर्स से आपको कंटेंट मिल जाएगा. आप किसी टॉपर की कॉपी रीड करते हैं, उधर से आपको कंटेंट मिल जाएगा. और जो भी आपके में मिसिंग है कीप एडिंग टू इट, और ऐसे करके आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाते हैं. दैट इज़ वन पार्ट. और PYQs को ध्यान रखना है कि जो थीम्स हो रही हैं उनको हम नेसेसरीली कवर करें अपने नोट्स में. दिस इज़ वन पार्ट. Now mains में just this preparation does not result into marks. मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एंड आई वुड से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर मार्क्स आर. तो जैसे एक बहुत ही बेसिक चीज़ आप भी कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पे 2 या 3-4 जितने आपको कंफर्टेबल लगे उतने PYQ से लिखना स्टार्ट करो.
एंड वेन एवर यू राइट दोज PYQs, गो बैक टू योर नोट्स एंड सी कि अगर इस टॉपिक से आपने क्योंकि पढ़ा उसको जाके आंसर लिखा, अभी गो बैक टू योर नोट्स एंड फाइंड आउट कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके नोट्स में तो थी पर आपके आंसर में नहीं आई, और क्या वो क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट थी. अगेन when you go back to your answer, you also check a topper's copy, और सोचो या आप वही सेम क्वेश्चन जो टॉपर ने लिखा है आप वही क्वेश्चन खुद से लिखो, एंड देन सी कि उन्होंने क्या डायमेंशंस कवर की हैं, उन्होंने क्या हेडिंग्स बनाई हैं, उन्होंने कैसे आंसर को स्ट्रक्चर किया है, और वो आपने क्या नहीं किया. तो दैट क्रिएट्स अ सब्सटैंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं, तो यू हैव टू ब्रिज दैट गैप. दैट इज वन थिंग. एट द सेम टाइम टॉपर कॉपी से आपको ये भी समझना है कि क्या आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हो या नहीं. ये चीज आपको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, कोई टेस्ट सीरीज एवेल्युएशन नहीं करके देगा. तो दैट फॉल्स एंटायरली अपॉन यू कि आप जो भी नोट्स बनाएंगे आप उसको आंसर्स में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस कर पाए. अभी इसके लिए क्या होता है, जैसे हम काफी टॉपर्स का देखते हैं कॉपीज में कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम सब पार्ट्स में ब्रेक कर लें और उसके सब पार्ट्स के हिसाब से हम अलग अलग हेडिंग्स बना लें. अब हर हेडिंग के हिसाब से हम पॉइंटर्स देंगे. तो जैसे काफी लोग बोलते हैं पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट्स में लिखें, इट इज completely free. UPSC does appreciate a lot of innovation, but generally what we have observed over the years कि GS के आंसर्स लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, क्योंकि मल्टीपल आप कभी अगर नोटिस करो तो 10 मार्कर्स में बहुत सारी हेडिंग्स बन रही होती हैं और 15 मार्कर्स में कंटेंट कम पड़ रहा होता है. तो हम अगर पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे तो हमारा 10 मार्कर का क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होगा. तो उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट वी सिट बैक विद द क्वेश्चन एंड वी डिवाइड डिफरेंट हेडिंग्स जिसमें हम क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं, और उन हेडिंग्स के अंदर भी जनरेट पॉइंट्स. और पॉइंट्स में भी इट इज इंपॉर्टेंट कि हम बड़े बड़े पॉइंट्स ना लिखें, क्योंकि हमको पूरे क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करनी है. तो हमारा फोकस रहेगा कि हम मल्टीपल पॉइंट्स बनाएं इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन पॉइंट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. दैट इज वन पार्ट. एंड यूजिंग कीवर्ड्स इन द आंसर्स. तो अगर आप IR पे कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंडो चाइना पे कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप अगर मलिक्का डिलेमा वर्ड यूज करते हैं, अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यूज करते हैं, या आप कोई भी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो आपको उसको ज्यादा क्रेडिबल बनाता है, जो दिखाता है कि आप पढ़ के आए हो, आप मन से नहीं बना रहे हो, दैट यू हैव टू डू. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. एंड सेकेंडली यहाँ पे आता है हमारा डेटा, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इन सब का सिग्निफिकेंस. तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम इससे डिमांड एड्रेस करते, और जो ऊपर का जो मिर्च मसाला होता है दैट कम्स फ्रॉम द वैल्यू एडिशन. तो जैसे इट इज जनरली सेड कि जो इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डेटा या कुछ करंट अफेयर्स, या हम 2-3 चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. डेफिनेशन से पहले पीपल यूज टू इंट्रोड्यूस, पर वो अब उतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस भी वैसे नहीं आ रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन ये चीज़ है. इसके बाद द बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर. और बॉडी में वी हैव टू मेक श्योर कि हम अलग अलग हेडिंग्स बनाते हैं जो क्वेश्चन में से ही डिराइव हो. तो whenever you go back after this session, you sit back with 2-3 PYQs and you see कि क्या क्या पूछा गया है इसमें एग्जैक्टली. कुछ चीज़ें एक्सप्लिसिटली पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लिसिटली आपको एड्रेस करनी होती हैं. तो ये आपको ऑल ऑफ अ सडन नहीं आएगा, पर PYQs को बार बार देखने से प्लस टॉपर्स के आंसर्स देखने से यू विल फाइंड आउट दैट यू हैव टू क्रिएट सर्टेन हेडिंग्स, एंड अंडर दोज हेडिंग्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर हैज टू बी मेंटेन. अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, या आता भी है तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट नहीं है उस पर लिखने के लिए. आप क्या करेंगे, आप एग्रीकल्चर के अलग अलग डायमेंशंस पे जाएंगे. अभी वो पेस्टल अप्रोच इज नॉट वर्किंग, अभी आप नई चीज़ें करते हो. तो जैसे अगर आप एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो यू हैव टू सी एग्रीकल्चर में इनपुट्स क्या क्या डलते हैं. तो फॉर इंस्टेंस एक हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल में सीड्स, इसके बाद फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. ये आपका एक एस्पेक्ट हो गया. अब इसके अंदर आपके पास 5-6 पॉइंट्स वैसे भी रेडी हो गए. कोई भी टॉपिक हो गया, मान लो आप पूछो कि क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में, तो ये एक एस्पेक्ट ये हो गया. दूसरा एस्पेक्ट आप बता सकते हो कि इसमें फाइनेंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो लोन्स मिलने की क्या प्रॉब्लम्स है, विमेन को लोन मिलने की क्या प्रॉब्लम्स है, ट्राइबल लोन की क्या प्रॉब्लम है. फिर आप आ जाओगे मान लीजिए इसकी पोस्ट हार्वेस्ट में जैसे आपको लॉजिस्टिक्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोल्ड स्टोरेज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, मार्केटिंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं. ऐसे करके आप विद इन सेकेंड्स आपका जल्दी कंटेंट आप
सोच लो। एंड इट इज ऑफन सेड कि मेंस में 1-1 मिनट का गेम होता है। तो इफ यू हैव दो स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर्ड हर टॉपिक के लिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स प्रिपेयर्ड, तो नो मैटर व्हाट, अगर आपको नहीं भी कुछ सूझ रहा है तो आप वो पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, और ऐसे करके यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर। इसके बाद इट इज जनरली सेड कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे लेके जाना है। तो अगर आपने कोई प्रॉब्लम डिस्कस की है तो आपको उसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट अ सिविल सर्वेंट इज एक्चुअली सपोज टू डू। तो आपको कोई भी, जैसे मैंने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स बोली, अब जब हम इसका टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब हमने डिमांड एड्रेस कर दी है, तो वी विल मेक अ हेडिंग कि वे फॉरवर्ड या स्टेप्स टू बी टेकन, ऐसे करके हम एक हेडिंग बनाएंगे, और उसके अंदर हम 3 या 4, जितना भी हमारा स्पेस और टाइम परमिट करता है, उतने हम इसमें रिकमेंडेशंस देंगे। तो रिकमेंडेशंस में हम या तो कोई एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को इंक्लूड कर सकते हैं, या तो फिर हम कोई सी कमिटी का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बहुत फेमस कमिटीज़ हैं, ARC कमिटी हो गई, या सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन एक्सेट्रा। तो बहुत सारी अलग अलग कमीशंस हैं। एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में अपने आप में बहुत सारी कमीशंस होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, या फिर हम कोई गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट इसमें कोट कर सकते हैं। तो जैसे नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर जो भी है, तो ये सारी हम चीज़ें उसमें एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे हम। तो कंक्लूजन में इट इज़ समथिंग जो बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भले ही 2 या 3 लाइन्स का कंक्लूजन देना है, बट इट हैज़ टू बी इन अ मैनर कि वो पूरे क्वेश्चन को सम अप कर दे। ये हमारा बेसिक आंसर राइटिंग हो गया। अभी इसके लिए रिसोर्सेस क्या फॉलो करने होते हैं, तो GS1 में कंपेरेटिवली आई थिंक ज़्यादा सॉर्टेड है चीज़ें, क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स से बहुत सारा सिस्टम ओवरलैप कर रहा है। बचता क्या है, सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और आई थिंक दैट्स इट। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा बच जाता है। तो इन चीज़ों के लिए आई विल ट्राई टू पुट अप माई ओन नोट्स, या फिर आप किसी भी एक टॉपर के नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके हम GS1 मोर और लेस हो जाता है। GS2 में, और ऑल्सो टू मेक श्योर कि सारे हम इन चीज़ों की जो भी हम रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, इसको हम PYQs के साथ अलाइन करके यूज़ करें। तो पूरा जो रिसोर्स है उसको एंड टू एंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ उधर से मेन पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं PYQs के हिसाब से। ऐसे ही हम GS2 में आएंगे। तो GS2 में जो पॉलिटी वाला पार्ट है, वो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स से किया था, बिकॉज आई हैव PSIR एज माई ऑप्शनल। तो GS2 मेरा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को छोड़ के बाकी सब मेरा ऑप्शनल में ओवरलैप हो गया था। इसके बाद गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए आप कोई भी कोचिंग का एक अच्छा मटेरियल उठा लीजिए, और उस मटेरियल से स्टिक नहीं करना है। आई मीन उसको एज अ बेस मटेरियल बनाओ, और कीप फाइंडिंग थिंग्स। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है NGO हमारे GS2 में, उस टॉपिक को लेके ट्राई फाइंडिंग आउट कि क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या ऐसा कुछ हो रहा है न्यूज़ में। तो यू कैन ईदर गो फॉर गूगल सर्च, या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू यू विल फाइंड आउट। ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से उसमें ऐड करते जाते हो, मॉडल आंसर्स के थ्रू आप उसमें वैल्यू ऐड करते जाते हो, तो यू विल रियलाइज कि आपका जो बेस मटेरियल है वो एनरिच हो गया है। सिमिलरली फॉर GS3 बहुत सारी कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए आई थिंक आई रेफर टू ओनली IAS का मटेरियल काफ़ी सारी जगहों पर, तो दैट इज़ रियली गुड। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे नोट्स हैं, जैसे शिवन सर ने अपने वेबसाइट पर डाले हुए हैं उनके GS3 के नोट्स, दैट यू कैन रेफर। कमिंग टू एथिक्स, जो एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही रिवॉर्डिंग पेपर है। एथिक्स के लिए आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ओवर द ईयर्स। तो देयर इज नो वन सोर्स दैट आई कैन साइट, बट एथिक्स में हमें ऐसा करना होता है, जैसे मैंने क्या किया था व्हेन आई स्टार्टेड, दैट आई रेफर टू 2-3 कोचिंग मटेरियल एंड आई यूज्ड टू पिक वन थिंग आउट ऑफ इट। अगर मुझे मान लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन चाहिए, तो मैं 2-3 मटेरियल से जो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है, दैट आई विल पिक, सबसे कंसाइज जो लगती है वो भी, दैट आई विल पिक एंड राइट इन माई नोट्स। इसके बाद ऐसे कर करके आई विल कीप एडिंग डायमेंशंस। अगर कुछ मेरे में मिस हो जाता है तो आई विल कीप एडिंग फ्रॉम देयर। इसके बाद जो भी मैं टॉपर्स की कॉपीज रीड करती हूँ, आई विल राइट पॉइंट्स फ्रॉम देयर। जैसे श्रुति शर्मा कॉपीज आई हैव रियली यूज्ड GS4, तो उनके इवन नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं बट बहुत अच्छे हैं। तो उधर से आई हैव ड्रॉन आउट सर्टेन एग्जाम्पल्स, आई हैव ड्रॉन आउट सर्टेन केस स्टडीज, या कुछ एक पेक्यूलियर वे ऑफ एड्रेसिंग द क्वेश्चन। तो GS4 में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये आपका थियोरी वाला पार्ट है। इसके बाद हम आएंगे केस स्टडीज पे। तो मुझे भी केस स्टडीज बहुत ट्रिकी लगती थी, क्योंकि हम एकदम ऑन द स्पॉट सोचने बैठ जाते हैं। तो दैट इज आई थिंक इज अ बिग मिस्टेक। जब भी हम केस स्टडीज
एड्रेस कर रहे होते हैं, हमारे पास एक अच्छी खासी प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए। अभी ये प्रिपरेशन कैसे होगी, तो हम PYQs उठाएंगे GS4 की केस स्टडीज के, एंड वी विल फाइंड आउट कि क्या थीम्स हैं जो पूछी जा रही हैं हर साल। एंड टू माय सरप्राइज बहुत थोड़ी सी ही थीम्स थी जिन पे रिपीटेडली अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। या तो आप उन थीम्स पे जाके गूगल सर्च कर लो या कोई भी मॉडल आंसर ढूंढ लो, तो आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि अगर करप्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम ऐसे 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 सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला एक्ट लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वाला आर्टिकल जाएगा, ये वाला कोई स्कॉलर है